बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते सच, पीछा करते आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते सच क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। आज नीमच में लॉकडाउन को 48 दिन हो चुके हैं और 48 दिनों में नीमच ज़िले के कोई रियल हीरो है तो वे है ज़िला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे साहब, जिन्होंने नीमच ज़िले के लाखों लोगों को कोरोना से बचाने का बीड़ा उठा रखा है और पिछले 48 दिन से वे सतत प्रयास कर रहे हैं और मैदान में कोरोना के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वे हमारे साथ मौजूद है, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। आज कलेक्टर साहब 48 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। इस दौरान 48 दिन कैसे निकले आपके? देखिए, हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो ये मुझे याद है अच्छे से कि 20 मार्च की बात है और 20 मार्च को जब भीलवाड़ा में पहला केस आया था तो मुझे वहाँ के कलेक्टर साहब ने जब इन्फॉर्म किया कि भीलवाड़ा से केस एक आया और काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमण होने का चांस उन्होंने भीलवाड़ा में मुझे बताया। तो जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन आई उसी के साथ ही हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ हमारी जो ज़िले की बॉर्डर्स थी वो सील कर दी, क्योंकि मुझे आशंका हो गई थी कि अब ये चीज़ बढ़ने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं ये दिन में दिमाग था और हमने सबसे पहले मतलब उस पूरी बॉर्डर्स को सील किया। मैंने और एसपी नीमच ने इस पर पूरे फिर एक डिटेल हमने एक कार्य योजना बनाई कि कैसे हमको आगे आने वाले दिनों में काम करना है और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया। तब तक लोग नहीं जान पा रहे थे कि शायद ये लॉकडाउन 1 दिन का है, 2 दिन का है। हमको लेकिन जो हमारा कहते हैं पूर्व अनुमान था वो करेक्ट था कि हमको लग गया था कि प्रधानमंत्री जी लोगों की आदत डाल रहे हैं कि इस तरह की एक जो जीवन शैली है वो हमको आगे तक कंटिन्यू करनी है। तो यही दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई कि कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ना। और सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में मेरे आई थी वो ये थी कि हमको यहाँ की हेल्थ सुविधाएँ और नाकेबंदी और उसके साथ साथ जन जागरूकता, ये 3 चीज़ों पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। जी, सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो काम था लॉकडाउन का और लॉकडाउन को पालन कराने का, वैसे आप सीनियर IAS अफसर हैं लेकिन ये अधिकारी के जीवन में पहली बार ये घटना घटी कि जब उनको लॉकडाउन का ख़ुद को भी सामना करना पड़ा और लाखों लोगों को उसको यूज़ टू करना पड़ा। तो इसको करने के लिए कितनी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो आम तौर पे लोगों की आदत नहीं होती है कि वो घरों में रुके। तो किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी इस चीज़ को लेके? जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी थी जब लॉकडाउन को पालन कराने के लिए ये 2 तरफ़ा थी। एक तरफ तो ये ज़रूर था कि हमको अपनी सीमाओं को बहुत कठिन सील करना है जिससे लोग अंदर ना आ पाएँ। इसके साथ साथ जो सीमा के अंदर हमारे जो नागरिक रह रहे हैं उनको सख्ती से भी जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कराना और उनको जन जागरूक भी कराना। इसके लिए हमको जनप्रतिनिधि लोगों का भी बड़ा सहयोग मिला। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने उनकी हेल्प मांगी कि वो अपने शहर के अपने विधानसभा के नागरिकों को समझाएं और उन्होंने काफ़ी समझाया भी। तो हमने इसको 2 तरफ़ा जिसे कहते हैं हम लोगों ने इसको अटैक किया इस तरीके से। और जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं कि हम लोग सारे ही लोग मतलब हमारी सारी टीम के लोगों ने ये ज़रूर किया कि औचक निरीक्षण किए काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारी हम लोगों ने धारा 188 में कार्रवाई भी करी। मैं खुद जब घर से निकलता था तो मैं ड्राइवर्स को भी नहीं बताता था कि हमको कहाँ जाना है और मैं जब बैठने के बाद जो मुझे मार्केट समझ में आता था, जो कॉलोनी समझ में आती थी वहाँ लेता। और ये चीज़ मैंने शाम को भी रखी। जब भी मेरा ऑफिस 9 बजे, 10 बजे, 11, जब भी मैं ऑफिस से निकलता हूँ मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं किसी कॉलोनी या किसी चीज़ को एरिया कवर करूँ। और वहाँ पे अगर लोग हमको पाए जाते थे उनको हमने समझाया कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और मेरे को लगता है 90% लोगों ने इस चीज़ को माना भी। 10% जो नहीं मानते थे, जो बार बार रिपीटेड जिसे कहते हैं ऑफेंडर बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में, या जो बार बार इसकी उल्लंघन कर रहे थे, फिर उनके खिलाफ़ हमने सख्त कार्रवाई भी करी। कलेक्टर साहब, ये जो 48 दिन लॉकडाउन के निकले, चूँकि कोरोना एक महामारी है, सबको इससे डर लगता है, लेकिन आप लगातार लोगों में मूवमेंट करते रहे। मोहल्लों की आपने देखा, जहाँ भी इस तरह के जो मरीज़ पाए गए, संक्रमित एरिया थे, वहाँ भी आप गए। तो क्या एक बार के लिए दिल में ये ख्याल आपके आया कि आखिर ये जो
संक्रमण है, इसको लेके जो डर आमतौर पे लोगों में होता है, आप कैसा फील करते रहे इस मामले में? नहीं, डेफिनेटली जैसे अब ये एक पेंडेमिक है जिससे हम लोग कह रहे हैं महामारी है, तो ये सबको कहीं ना कहीं किसी तरीके से अफेक्ट करेगी, ये हम जानते हैं। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रही है। और डर तो मैं नहीं कहूँगा, संशय ज़रूर कभी कभी रहा, और ख़ुद को लेके नहीं रहा। मतलब इसको मैं कहूँगा कि डेफिनेटली हम लोग एज ए इंडिविजुअल जब अपने परिवार को देखते हैं तो ये लगता है कि भाई मेरे वजह से मेरा परिवार कहीं अफेक्टेड ना हो। हर किसी की ये एक डर वाजिब है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो ये संशय ज़रूर रहता था। तो मैंने कोशिश ये करी कि जब भी मैं जैसे भ्रमण करता था तो मैं घर पे अपने, मेरा बाहर एक पूरा एक स्थान है जहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट शावर लेके सैनिटाइज होके ही मैं घर में घुसता हूँ। अब ये रोज़ का मेरा एक रूटीन है, मेरा कैंप ऑफिस है, मैं वहीं से अपना सारी चीज़ें करता हूँ। तो संशय रहा। और फिर हमने जब लोगों को भी देखा कि भाई जो लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उनको हमने ये समझाया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कई बड़ी बड़ी बीमारी देश ने झेली हैं, ये उनमें से ही एक अंग है, और उसको वैसे ही जितना हम ब्रेवरी से हम उसको फेस करेंगे, जितना बहादुरी से करेंगे, मुझे लगता है हम उससे लड़ पाएंगे। जितना हम डरेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार और सारे ही लोग चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, और कोरोना से भी हम लड़ते हैं, क्योंकि हम कब तक इससे छुप के बैठेंगे। लॉकडाउन एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें हमने अपनी तैयारियां करी। आप जानते हैं कि 40 दिन नीमच ग्रीन जोन में रहा। वो उन 40 दिनों में चूँकि हम कोरोना से संक्रमण से बचा भी रहे थे, हमने साथ साथ अपनी तैयारियां करी, और उस तैयारी के कारण आज हमारे बीच में अगर जो 10 केसेस आए भी हैं, उन केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी हैं, पर्याप्त हमारी ट्रेनिंग हुई है, और हम लोग पर्याप्त तरीके से तैयार हैं कि संक्रमण आगे भी बढ़ता है तो हम नीमच ज़िले में ही इनको ट्रीट कर पाएँ। अभी जितने 10 पेशेंट आए हैं वो सारे हमारी फैसिलिटीज़ में अच्छे से टेक केयर किए जा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि जहाँ पे हमारे को तैयारी का टाइम मिला और लोगों से हमने डर हटाया। हमारी जो टीम थी वो शुरू में डर रही थी कि नीमच में कैसे हम ट्रीट करेंगे, और मुझे याद है हमारे कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नीमच की मेडिकल हिस्ट्री कभी इतनी अच्छी नहीं रही। तो वो सब ध्यान में रख के तो हमने टीम को भी मोटिवेट किया कि नहीं, हमको यहीं करना है, क्योंकि हमको समझ में आ गया था कि हम बड़े शहरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो बड़े शहर की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके पास अपना खुद का इतना बड़ा क्राउड होगा कि वो हमारे क्राउड को शायद केटर ना कर पाए। तो ये जो कहते हैं कि जो संशय ने शायद हमको कहीं ना कहीं हमको एक मौका दिया कि हम अपने आप को सशक्त बना पाएँ। काफ़ी बड़ी और सटीक बात कही आपने कि एक साथ 4 मोर्चों पे लड़ाई चल रही थी, जहां आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे थे आप, और दूसरी तरफ अपने अरेंजमेंट सही कर रहे थे, लोगों को एजुकेट भी आपने किया। तो ज़िला कलेक्टर जो होते हैं वो ज़िले के एक प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनके आसपास काफ़ी ऑफिस स्टाफ की भी भीड़ होती है, दूसरे काम करने वालों की भी होती है। तो एक ऐसा क्रूशल समय रहता है कि जब खुद को बचा के ज़िले को बचा के ले जाना, तो आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में किस तरह से प्रिकॉशन लेते रहे ताकि आप खुद भी उससे बचें, क्योंकि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप खुद सलामत रहे तो ज़िला सलामत रहेगा। तो किस तरह से आप, चूँकि और आपका पूरा शेड्यूल जैसा हम लोग देखते रहे कि आप 14 घंटे से ज़्यादा फील्ड में दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखते हैं या मीटिंग्स में दिखते हैं, तो इतने हेक्टिक शेड्यूल में ख़ुद को संभाल के रखना और संक्रमण से बचना और लोगों को बचाना किस तरह मैनेज किया आपने? देखिए, वैसे मैं मतलब इसका एक ये नहीं कहूँगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी जो वाइफ हैं, मतलब ये एक हमारी शुरू से लाइफ का काफ़ी सारी चीज़ें जो अब हो रही हैं वो मेरी लाइफ का बहुत पहले से हिस्सा है। मतलब जैसे सैनिटाइज़र की मैं बात करूँ तो मेरी वाइफ बहुत सालों से मुझे इसकी आदत डाले हुई है। ये है कि अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले हम कम करते थे, मतलब जैसे पहले मैं दिन में 4 बार करता था, अब वो मेरे को दिन में कम से कम 40 बार करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे को शुरुआत से इम्बाइब्ड थी तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई उसमें करने में, वो मेरे लिए यूजुअल पार्ट था मेरे काम करने का। बट साथ साथ मैंने कुछ विशेष चीज़ें की, और मैंने अपने लिए नहीं की, मेरे सारे स्टाफ के लिए की। हम लोगों ने जितने प्रमुख ऑफिस थे शहर के, उस सारों को हमने सैनिटाइज़ हम लोग रोज़ कराते हैं। अभी भी जितनी मीटिंग्स होती हैं, चाहे मेरे ऑफिस में हो, एसपी साहब के ऑफिस में हो, कंट्रोल रूम में हो, या नगर पालिका के ऑफिस में हो, सीओ ज़िला पंचायत के हों, सारे ऑफिसेस रोज़ हमारे सैनिटाइज़ होते हैं। हर बैठक के बाद हम सैनिटाइज़ कराते हैं। साथ ही साथ हमने सबकी स्क्रीनिंग बहुत कंपलसरी करी हुई। मैं खुद भी अपनी स्क्रीनिंग 2 से 3 बार करा चुका हूँ उस दौरान।
मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ कि लोगों से डिस्टेंस में लूँ। कई बार लोग उत्साह में मेरे करीब आ जाते हैं, वो हम कोशिश उनको समझाते हैं, हम उनको ये भी बोलते हैं कि भाई आप भी दूर रहें, हम भी दूर रखें। मैं जो हम लोग बात कर रहे हैं 2 गज की दूरी, वो बहुत ज़रूरी है। जितना हम एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही इस बीमारी से भी बचे रहेंगे। जो आपने कहा कि हमारे कल्चर में उतना वो इम्बाइब नहीं, हम लोग थोड़े से हमेशा आत्मीय लोग, भारतीय लोग माने जाते हैं, बहुत क्लोज हमारा जो चाहे वो नमस्कार कांटेक्ट में हमारा मतलब एक हम लोग दूसरे को आलिंगन करते हैं या इस तरह की बहुत कॉमन एक कल्चर है हमारे पूरे हिंदुस्तान का। तो उस कारण से उस चीज़ को बचा के रखना, और मैं खुद भी ये इस कल्चर में बहुत बिलीव करा है मैंने हमेशा। तो बट खुद को भी उस कल्चर से थोड़ा सा चेंज करना हमको भी टाइम लगा, बट कोशिश ये रही कि सारे लोगों को ये बताना है कि डिस्टेंसिंग रखना है, अपने आप को साफ़ सफाई रखना है, अपने आसपास साफ सफाई रखना है। मतलब ये जो सफाई की जो प्रधानमंत्री मुहिम चलाई थी, ये टेक्निकली ये आपके जीवन का हिस्सा होगा तो काफ़ी सारे संक्रमण से आप वैसे भी बच जाते हैं। तो ये तो एक वायरस है, बट अदर देन दैट भी आप अगर आपका इम्यून ठीक रहेगा बाकी चीज़ों से, तो आई थिंक मुझे लगता है संक्रमण भी आप झेल सकते हो, इसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। तो लेकिन वो ज़रूरी है कि आप अपना हाइजीन, जिसे हम कहते हैं स्वच्छता, बनाए रखें। तो ये हम लोग नॉर्मली खुद की मैंने लाइफ में शुरू से ढाला हुआ है, तो मुझे इसलिए कभी बहुत मतलब कहते हैं ना, मैंने बहुत एडिशनल एफर्ट नहीं दिया। ये मेरी लाइफ का ऑलरेडी हिस्सा है, तो मुझे कभी बहुत तकलीफ नहीं हुई इसमें। एक और आपने ख़ास बात कही कि एक तरफ जहां लोगों को लॉकडाउन का पालन कराना है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो हमारी व्यापारिक विधियाँ है वो भी एज इट इज़ चलती रहे। तो एक ये बड़ी चुनौती रही है आपके सामने। लोग भी लगातार मांग करते रहे, जनप्रतिनिधि भी बैठकों में मुद्दा उठाते रहे। तो इसको लेके आपका क्या चार्ट है, क्या प्लान है आपका कि ये लॉकडाउन भी चलता रहे, सुरक्षा भी बनी रहे और आप इस मूवमेंट को भी शुरू कर सके, व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू कर सके, उसको लेके आपने कोई रोड मैप बनाया है? जी बिल्कुल नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने शुरुआत कर दी है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण दोनों ही कहते हैं कि परस्पर मोड में चलेंगे आगे भी। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो उनका फेमस कोट है अभी आज की तारीख में कि जान है तो जहान है, और जो शुरुआत इससे हुई थी, और जान भी है और जहान भी है, वो बात सही भी है। क्योंकि जब हम 40 दिन हम लोगों ने लॉकडाउन किया, काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार गया, और पूरे ना केवल नीमच की बात करूँ, ये एक वैश्विक तौर पे पूरे कंट्री के तौर पे ये चीज़ हो रही है कि जहाँ पे लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। बट चूँकि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इसमें गैप हमेशा रहता है, ये मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी इतनी बड़ी जब डिमांड अचानक बढ़ी तो उसकी सप्लाई हम लोग कर पाए। हम लोग कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। तो प्लान हमने ज़रूर बनाया है और इसकी शुरुआत भी की। लोगों को एक तो ये समझना होगा कि लॉकडाउन इसका कोई उपाय नहीं है। कोरोना से हमको लड़ना है तो उसको, जैसे जो बात आ रही है कि आपको जीवन का अंग बनाना है, और अपनी जो गतिविधियां करते हैं वो कोरोना के जो एक हमारे नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, हाइजीन के, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इससे लड़ पाएंगे। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। व्यापारिक गतिविधियां हमको चालू करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे पूरे शहर को अगर मैं बात करूं तो जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जो हमारी लेबर क्लास है, वो उसको एक आय का स्रोत मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो बड़े जैसे कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनको भी एक अपना जो व्यापार कर रहे थे वो करते रहेंगे, तो उनकी आय का जनरेशन भी होगा, अपने परिवार को भी पालेंगे और उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब 40 दिन आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो वो कब तक घर बैठ के सिर्फ खाएगा, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब उसकी शायद वो जो इनकम और सेविंग है वो ख़त्म हो रही है। 40 दिन बहुत बड़ा एक टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ये मन में सोचना होगा कि हम कब तक अपने आप को घर में बंद रखें। जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे या बाज़ार में नहीं आएंगे, ये भी एक लड़ाई है, व्यापारी को भी लड़नी है, कंज्यूमर को भी लड़नी है, हम सबको लड़नी है। तो जब तक वो फील्ड में नहीं आएगा तब तक वो समझेगा नहीं कि उसको कोरोना के साथ साथ अपनी दुकान कैसे चलानी है, अपना व्यापार कैसे चलाना है। तो ये सारा सोच के हम लोगों ने रोड मैप ज़रूर तैयार किया है कि हमने ये सोचा है कि अभी हम धीरे धीरे रोस्टर्स पे दुकान खोलेंगे, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, और जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है जिसमें उन्होंने रात तक दुकान बढ़ाने की बात की है, तो हम वो भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फेज हमको करना ही है भाई। जब तक हमारे व्यापारी वर्ग को आय नहीं होगी या सरकार को रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक हम इतनी बड़ी लड़ाई जंग नहीं जीत सकते। मतलब ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है। चाहे जितनी भी अगर आप इतिहास उठा के देख लें, जब जब लड़ाइयाँ जीती गई हैं वो संसाधनों से जीती गई हैं। तो संसाधन जुटाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलती रहें,
जिससे लोगों को पर्याप्त आय हो, वो सरकार पे डिपेंडेंट ना हो बल्कि सरकार का सहारा बने। तो मुझे लगता है ये हमको दिमाग में रख के अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करना होगा कि ये लड़ाई लंबी है, चाहे वो दुकानदार हो, प्रशासन हो, नागरिक हो, सबको साथ में मिलकर लड़ना है। इसलिए फील्ड में जब तक नहीं आएंगे मुझे लगता नहीं कि हम इससे लड़ पाएंगे। बहुत ख़ास बात बोली आपने कि एक लड़ाई है और ये व्यापारी को भी अपने स्तर पे लड़ाई लड़नी है और ये सारी चीज़ों को आचरण में अपने को लाना है। अभी तक की बात करें तो जो मज़दूरों की बात आपने कही, तो किस तरह की खबरें एडमिनिस्ट्रेशन के पास है बेरोज़गारी को लेकर? जो छोटे मज़दूर हैं, जो मनरेगा जैसे कामों में पार्टिसिपेट करते थे, उनके लिए कुछ आपने अभी तक स्टेप लिए हैं? हाँ, डेफिनेटली हमने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो शासन के निर्देश बहुत पहले आ गए थे। नीमच एक ग्रीन ज़िले में, ग्रीन जोन में था, तो हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम, जब शासन ने जिस दिन निर्देश दिए हमने उसके नेक्स्ट डे ही उसको पालन कराना शुरू कर दिया। ट्रेडिशनली नीमच चूँकि एक संपन्न ज़िलों में आता है कृषि के तौर पे और बाकी हॉर्टिकल्चर के उससे भी, तो यहाँ पे नरेगा का मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा स्कोप है, बट यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों का बहुत स्कोप है। रूरल एरिया में तो हमने सारी गतिविधियाँ आज की तारीख में चालू कर दी हैं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि चूँकि लेबर भी अभी थोड़ी घबराई हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब हमको भी उनको पुश नहीं करना है कि वो एकदम आ जाए, वो धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई इन कामों में करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किए थे, जब सबने शुरू किया था तो हमने सिर्फ जल इसके कंजर्वेशन के काम चालू किए थे, फिर धीरे धीरे हमने रोड का निर्माण चालू किया। अब अभी आज की तारीख में हमारे ग्रामीण विकास के सारे काम चालू हैं। लेबर कम आ रही है, स्लो आ रही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि गांव में भी डर बना हुआ है, तो वो डर को हमको दूर करना है। तो हमने इसका भी एक डिटेल्ड जन जागरूकता अभियान मैंने अभी ग्रामीण विकास का बनाया है और मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद वो चालू हो जाएगा, जिसमें हर ब्लॉक, हर पंचायत में हम लोग ये जानकारी पहुँचाएँगे कि कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म या सबको पूर्ण करते हुए उनको कैसे वो अपने काम कर सकते हैं। गाँव में नॉर्मली लोग डिस्टेंस पे ही काम करते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमने ज़रूर फोकस किया, क्योंकि अगर गांव हमारे सुरक्षित रहते हैं तो शहर को हम संभाल सकते हैं, बट अगर गांव असुरक्षित होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। बिकॉज देश का 70% हिस्सा अभी भी गाँव में ही है, तो वो हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है कि गाँव में नहीं कभी इसका कोई एक मतलब कहते हैं ना एक पैर भी ना पड़े कोरोना का। तो इसलिए हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप कैसे दूरी बना के कैसे आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो अभी हमने गांव में सारे काम चालू कर दिए हैं, साथ ही साथ हमने ग्रामीण के जितने मार्केट्स हैं वो हमने खोल दिए हैं। ये ज़रूर हो रहा है कि जो ग्रामीण के खुद के जो व्यापारी हैं वो खुद अपनी स्वेच्छा से बंद कर देते हैं, बिकॉज ये डर उनके मन में है कि हम भी चपेट में आ सकते हैं। इस कारण से ये एक द्वंद्व चल रहा है कि हम खोल रहे हैं लेकिन वो खुद से मना कर देते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं साहब अभी हम मार्केट खुद नहीं खोलना चाहते, हमको अपनी सेफ्टी या अपने स्टाफ की सेफ्टी भी चाहिए। तो इस कारण से ये मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब लोग समझेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो लोग भी खेतों में जाएंगे, अपने नरेगा के काम करेंगे या अन्य कार्य भी करेंगे। अच्छी बात कही आपने, धीरे धीरे समझेंगे लोग। और मज़दूर की जो बात चल रही है, एक विषय जो बार बार मीडिया के सामने भी आ रहा है वो सैलून वालों का आ रहा है। सैलून को अभी तक 48 दिन में किसी तरह का कोई छूट उनको मिली नहीं है। उन्होंने आप तक ज्ञापन भी पहुंचाया है कि इसको लेके कुछ विचार एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है? नहीं, डेफिनेटली जैसे सैलून का अभी भी गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस पर काफ़ी सघन चिंता चल रही है, क्योंकि ये बड़ा एक समाज है। और सैलून में जो हमारे छोटे सेन भाई लोग हैं उन्होंने मेरे से ही मुलाकात की थी, तो मैंने उनसे ये चर्चा करी थी कि आप जब तक ये कुछ काम शुरू नहीं होता है, जब तक आपको वैधानिक अनुमति नहीं मिलती है, आप हमको एक अपनी लिस्ट बना के दें और हमारी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है वो हम करेंगे। तो अभी वो लिस्ट अभी हमारे पास आई नहीं है, और जिस दिन वो आएगी मुझे लगता है जब तक, क्योंकि सैलून और जो बार्बर शॉप है या नाई समाज का जो काम है वो थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन का ही होता है। इस कारण से भारत सरकार ने भी इसको अभी रोक के रखा हुआ है काफ़ी हद तक। तो चूँकि इसमें हमारे जो बड़े सैलून और स्पा हैं वो तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट छोटे वाले लोग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बट ये इसको भी हमको एक समय के बाद चालू तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये उनकी जीविकोपार्जन ही उसी से है, तो उनको हम ज़्यादा दिन बंद नहीं कर सकते। तो मैंने अभी उनको बुला के एक चर्चा करी थी कि वो लोग अपनी दुकानों पे कैसे अपने जो स्वच्छता के जो मानक हैं वो कैसे बना सकते हैं वो बनाएं। साथ ही साथ ज़िले के जितने हमारे नाई भाई लोग हैं और वो अपना एक हमको विस्तृत जानकारी दें, जिससे जब तक हम मीनवाइल उनको जब तक अनुमतियां नहीं मिलती हम कैसे उनके परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। हम करना चाहते हैं, हमारे कई जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पे कर रहे हैं, हमारे स्तर पे भी जो वो हमने किया है
अभी सरकार ने संबल में और बाकी चीज़ों में भी खाद्यान्न दिया है उनको, लेकिन अब उनको खाद्यान्न के साथ मुझे लगता है एक इकोनॉमिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो वो जैसे ही हमको वो डेटाबेस मिल जाएगा, वो हम लोग भी तैयार कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट चूँकि हमने उनसे भी सपोर्ट मांगा कि आप भी हमको जानकारी दें, तो हमको एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी तो हम उनको कुछ आर्थिक रूप से भी शायद हम मदद करेंगे आगे आने वाले समय में। एक और ख़ास बात कलेक्टर साहब ये थी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक दिक्कत है। जैसे पनवाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पान पनवाड़ियों में ख़राब हो रहा है चूँकि वो बाहर जा नहीं पा रहा है, और बीच में सरकार का ही फरमान था कि पान की दुकानें बंद रहेगी फ़िलहाल। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की है, जो बाहर भेजी जानी जैसी होती है, तो उसको लेके कोई कार्य योजना आप नहीं, बिल्कुल ये शुरू में एक संशय था लोगों में कि पान अलाउड नहीं है पान, बट हमारा पान काफ़ी सारा बाहर जाता है। तो ये केसेस कुछ मेरे पास आए थे और हमने उनकी बाकायदा उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी बाहर कराया है। चूँकि पान की दुकान शहर में भी बंद है, उस कारण से डेफिनेटली शहर का कंजम्पशन अभी उतना नहीं है, तो वो एक डिमांड कह सकते हैं, वो गैप है अभी भी। लेकिन मैं इसमें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ अपने जो पान के जो किसानी करते हैं कि जहाँ जहाँ उनका शहर से बाहर जहाँ जहाँ उनको परमिशन मिल रही है, जहाँ जहाँ वो पान अपना बेचना चाहते हैं, हम उसमें पूरी मदद करेंगे, उसमें कहीं उनको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। हमारी तरफ से कोई भी परमिशन या अन्य राज्यों से या अन्य ज़िलों से कोई भी समन्वय अगर बनाना है, हम उनके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। वो जब हमको सूचना देंगे कि उनके कोई भी ट्रक्स या उनके कोई भी सामान जो वो व्यापार के लिए ले आना चाहते हैं, उसमें हम पूरी मदद करेंगे। शहर में पान की दुकानें अभी बंद रहेंगी, जैसा कि हमारी कोशिश ये है कि अगर हम इस लड़ाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और उसके बाद, और जैसे मैंने कहा कि उनसे भी हमने ये कहा है कि भाई आपको कोई तकलीफ़ है अगर इसको बाहर बेचने में, तो हमारे काफ़ी सारे व्यापारी यूपी में बेचते हैं, तो वहाँ हमने यूपी में उनके ट्रक अब निर्बाध जा रहे हैं। जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है, हम लोग उनको परमिशन तुरंत दे रहे हैं, और उनको ये भी बोला हुआ है हमने कि आपको वहाँ भी कोई तकलीफ़ आए तो हमको बताइए, हम यूपी सरकार या वहाँ के जो ज़िले हैं संबंधित, उनसे समन्वय करके आपके व्यापार को सुगम बनाएंगे। ये परमिशंस की जो बात की आपने, तो एक चीज़ ये इन दिनों काफ़ी देखने में आई है कि जो ई पास वाला मामला है वो बार बार चेंज होता है। जैसे अभी एक हम लोगों के सामने बड़ी बात आ रही है कि मुंबई के अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो वहाँ रुके हुए, उनको परमिशन नहीं मिल रही है, तो भोपाल तक भी मामला पहुँचा, आपके संज्ञान में भी आया होगा। तो और दूसरा जो मेडिकल एड को लेके जिन लोगों को इजाज़त चाहिए बाहर जाने के लिए, तो इसके अंदर कभी राजस्थान परमिशन बंद कर देता है, कभी चालू कर देता है, या जो दूसरी स्टेट की भी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो इसको लेके क्या आपको लगता है कि इसको ज़्यादा सुचारू करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आसानी से उनके ई पास जारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ई पास या आवागमन को लेके जो परमिशंस की बात करें तो ये पहले दिन से ही भारत सरकार ने इसको फेज़ वाइज किया है, और हमारे शासन ने भी इसको फेज़ वाइज किया है। शुरुआत में बिल्कुल बंद था, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों के लिए चालू हुआ। मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए से हमेशा से चालू रहा है, ये मैं बताना चाहूँगा। कहीं पे भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी भी राज्य ने इसके लिए कभी कोई रोक टोक नहीं की। कभी फील्ड स्तर पे कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, बट नॉर्मली मेडिकल इमरजेंसी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके अलावा जो इसमें जो बार बार संशोधन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अब धीरे धीरे हमारी रणनीतियाँ इसकी रोज़ चेंज हो रही हैं। पहले ये था कि भाई हम सिर्फ जो ग्रीन टू ग्रीन ज़िलों में आवागमन करें, फिर ऑरेंज को भी लागू किया गया, और आज हम रेड ज़िलों की भी बात करें, रेड राज्यों की बात करें, क्योंकि 40 दिन हो गए लोग फंसे हुए हैं, चाहे हमारे श्रमिक भाई हों, हमारे स्टूडेंट्स हों, व्यापारीगण हों, और अन्य कोई भी आदमी हो जो फंस चुका है वहाँ पे, उसको 40 दिन या 45 दिन के बाद बेटर ये हुआ कि हम उसको अपने गंतव्य तक पहुँचाएँ। राज्य सरकारों के बीच में कई बार समन्वय हुआ, कई बार कुछ इश्यूज़ भी रहे, छोटे मोटे इश्यूज़ रहे, तो वो सॉल्व भी किए गए हैं। हम लोग रोज़, आज भी मैं आने से पहले हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे थे, तो ये रोज़ चल रहा है। ये रोज़ चूँकि पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, तो उस कारण से ई पास को लेके संशय बना रहता है, लोग हमारी तरफ देखते हैं, बट चूँकि ये एक कह सकता हूँ पूरे देश नेशनल लेवल का एक ये नीतिगत इशू है, तो हम लोगों को कई बार रिजेक्ट करने पड़े, पास रिजेक्ट करने पड़े, तो लोगों को लगा कि हम कर रहे हैं, बट चूंकि वो ऐसे ज़िले थे जहाँ पे हम अपने नागरिकों को जाना नहीं देना चाहते थे। हम उनको ये बोलते थे कि आप यहाँ सेफ़ है, वहाँ मत जाइए। लोगों को कई बार अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जो लोगों को लगता है कि भाई वो जाना ज़रूरी है, बट हम उनको बोलते हैं कि आपका जो भी निकट संबंधी वहाँ है वो वहाँ सेफ़ है, और आप यहाँ सेफ़। आप जितना मूव करेंगे एक दूसरी जगह से, तो शायद आप उसकी जान को भी खतरे में डालते हैं और अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। थोड़ा सा कठिन काम है, बट करना ज़रूरी है। लोगों को बुरा लगता है कई बार, बट हमने अगर ये सारी रणनीतियाँ नहीं अपनाती होती तो आज हमारी स्थिति और कहीं ख़राब होती।
काफ़ी बड़ी बात बोली आपने कि ये रणनीति, और अगर ये सख्ती नहीं होती तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो सीन आज दिख रहा है ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा कोरोना पे बात करेंगे। 45 दिन तक नीमच ग्रीन ही रहा। आपके जो अथक प्रयास रहे और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट लिया था वो बहुत फ्रूटफुल रहा, जो बॉर्डर सील करी आपने। लेकिन 45 दिन बाद इस पूरे मामले में एक अचानक यू टर्न आया जब दाहोद कनेक्शन निकला। तो ये दाहोद वाला हुआ जिसके कारण अचानक कोरोना के 5 मरीज़ सामने दिखे। तो इसके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई चूक हुई या स्क्रीनिंग की, या किस तरह से ये मामला अछूता रहा यहाँ पे? नहीं, देखिए, ये मैं फिर से बोलूँगा, लोगों को समझना होगा कि ये देश के हर कोने में, हर ज़िले में, हर कस्बे में कहीं ना कहीं तौर से कोरोना आ रहा है। अभी जो केसेस आ रहे हैं आप देखेंगे किसी भी शहर में, वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं जिनके कोई भी लक्षण नहीं होते, जो अगर जिनकी हम स्क्रीनिंग भी करें तो वो क्लियर होते हैं स्क्रीनिंग में। अगर मैं दाहोद के अगर विशेष प्रकरण की बात करूं तो दाहोद के जिन लोगों का जो यहाँ से गए, बेसिकली वो हमारे नीमच में आए हुए थे किसी बारात में और यहाँ से वो गए, यहाँ वो 40 दिन से रह रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग हुई। जब वो यहाँ जिला अस्पताल में गए जिस तारीख को, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग हुई। जिस दिन वो बस में बैठे वहाँ स्क्रीनिंग हुई। हमारे पास उसके पर्याप्त प्रमाण भी है और उस बस में इनफैक्ट सारे यात्रियों के प्रमाण है कि उस बस में किस किस ने ट्रैवल किया। जब वो जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग कराई तो सारी जगह इनके रिज़ल्ट नॉर्मल थे। जो स्क्रीनिंग की बात उठ रही है बार बार, तो मैं ये बताना चाहूँगा, स्क्रीनिंग में सिर्फ हम एक आदमी का बुखार और उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। अगर वो नॉर्मल आता है तो उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। उसका कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं कि हम उसका सैंपल लें अनटिल अनलेस उसको और सर्दी खांसी ज़ुकाम या ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो कोरोना का लक्षण है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कहीं चूक हुई। 45 दिन के बाद चूँकि हम ग्रीन में थे तो हमारे अब जैसे हम लोग को बहुत बड़ा एक काम नीमच ज़िले ने किया था, वो लेबर इवैक्यूएशन का था। श्रमिकों का पलायन पूरे राजस्थान से हमने मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में कराया। हमने लगभग, अगर मैं आपको बताऊं, तो करीब 35,000 लोगों को हमने इवैक्यूएट कराया। तो इस आवागमन जो बढ़ा, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना जो बढ़ा है, उस कारण से संक्रमण का फैलना वाजिब है। क्योंकि हमने लॉकडाउन किया था, काफ़ी स्ट्रिक्टली किया था, लोगों का आना जाना बंद था, एक दूसरे से मिलना बंद था। तो ये कहीं ना कहीं होना था, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। वैसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब हमारा ट्रेड पूरा चलेगा, पूरा हमारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कौन आदमी कितने लोग कहाँ से आ रहा है, ये एक प्रशासन की भी एक लिमिटेशन है। वो हर आदमी की जांच स्क्रीनिंग ही कर सकता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर स्क्रीनिंग में वो आदमी नॉर्मल आता है तो हमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम पूरे शहर को सैंपल एक साथ नहीं करा सकते। सैम्पलिंग का अपना एक मानक है और हर शहर उस प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रहा है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया कि आज भी हमारे यहाँ अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेथ्स अभी सिर्फ 1400 है, जहाँ हमसे कहीं बेहतर संसाधन वाले देश वो लाखों की संख्या में पहुँच गए। तो मुझे लगता नहीं कि मैं पूरे न केवल नीमच की, मैं पूरे राज्य और देश के लिए बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमको काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है। मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको हमको बहुत उत्साह होकर नहीं मनाना है, बट हमने मैं इसका अगर एक रियलिस्टिक असेसमेंट करूँ तो हमने काफ़ी हद तक इसको मैनेज किया है। क्योंकि हम लोगों के मैनेजमेंट स्किल्स हमेशा से अच्छी मानी जाती हैं। मैं अपनी टीम की बात करूँ या और अन्य शहरों की टीम की बात करूँ, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें चूक कहीं नहीं हुई है। ये संक्रमण होना था क्योंकि हमारे यहाँ शहर में हम ग्रीन जोन होने के कारण हमको काफ़ी रियायत देनी पड़ रही थी और वो ज़रूरी भी थी। हमने सारी रियायतें दी, लोगों का आना जाना बढ़ा, उसमें कहीं से कोई संक्रमित हुआ तो उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आज भी जितने भी लोग शहर में आए हैं सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है। साथ ही साथ ये सारे अभी स्टेबल कंडीशन में, इसलिए हमको अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जब 45 दिन पहले जहाँ भीलवाड़ा में कम से कम 8,000 लोगों की संक्रमण होने की स्थिति थी, हमारे विस्फोटक जैसा कुछ नहीं हुआ जी, निम्बेहाड़ा में करीब 150 लोग संक्रमित हुए। तो मुझे लगता है 40 दिन हम इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर करने के बाद, और इधर हमारा मंदसौर में 60 केसेस थे, तो हमने 45 दिन के बाद अगर हमारा 4 केसेस आते हैं और जो पूरे स्टेबल केसेस हैं और इवन जो 5 केसेस हैं वो भी स्टेबल हैं, और अगर इनकी भी जानकारी हमको कहीं से जनता से मिलती है, हमारी स्क्रीनिंग तो हो ही रही है, बट कई बार होता है कि कुछ कम्युनिकेशन जो होना चाहिए प्रॉपर लोगों का, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम अगर है तो आप हमको बताइए, वो बहुत ज़रूरी है।
अगर वो बताएंगे तो मुझे लगता है हम नीमच शहर को आराम से इस जो एक बड़ा मुश्किल दौर है से निकाल के ले जाएंगे। सब मुझे लगता नहीं कि हमारी स्क्रीनिंग तो चल ही रही है, बट डेफिनेटली ये भाई आपने स्क्रीनिंग आज करी, हम हर आदमी को रोज़ स्क्रीन नहीं कर सकते। हमने आज किया, वो आज नॉर्मल है, कल हो सकता है उसको बुखार हो जाए या उसी दिन बुखार हो जाए उसके 2 घंटे बाद, तो वो तो उसको हमको आके बताना होगा। लोग पैरासीटामोल खुद से ना खाएँ। हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई बुखार की दवाइयाँ ओवर द काउंटर टैबलेट्स आप खुद से ना खाएं, आप डॉक्टर से रिकमेंड कराएं और फिर खाएं, जिससे वो हमारी मॉनिटरिंग में रहे। तो बिल्कुल चूक नहीं हुई, हमारा स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है। आप विश्वास मानिए, मैं कितने अधिकारी और कितने एक्टिव वर्कर्स को जानता हूँ जो 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, और पुलिस वर्कर हमारा हो गया। तो बिल्कुल किसी के काम में मैं इससे कह सकता हूँ कि ऑनेस्टी की कोई कमी नहीं है, डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है, और काम एज़ पर प्लानिंग ही हुआ है। अगर जैसे मैंने कहा, अगर हम ये नहीं करते तो हम इतनी लंबी लड़ाई आज नहीं लड़ पा रहे होते। काफ़ी बड़ी बात आपने बोली है, ये राहत की बात है कि 48 दिन बाद भी जो केसेस नीमच ज़िले में है वो स्टेबल कंडीशन में, और कुछ जैसा हमारे अड़ोस पड़ोस में जो विस्फोट जैसी स्थिति हुई है, धड़ाधड़ मरीज़ बढ़ते गए, ऐसी स्थितियाँ नहीं है। और आपका जो एरिया है वो एक एक आपकी मॉनिटरिंग में कहाँ पे क्या स्थिति। तो आज जिस जंक्चर पे हम लोग खड़े हैं, जो सैंपल आपके पास है, जिसकी रिपोर्ट्स आना बाकी है, उस पूरी स्थिति पे यदि हम बात करें तो आप खुद कहाँ खड़ा पाते हैं अपन ज़िले को? मुझे लगता है सारी स्थितियाँ कंट्रोल में हैं। देखिए, जो सैंपल्स हम ले रहे हैं वो सारे कंटेनमेंट जोन के हैं, तो अगर उसमें से पॉजिटिव केसेस आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो एरिया हमारे कंट्रोल में है। कंटेनमेंट का मतलब होता है उस एरिया को हमने कंट्रोल किया हुआ हर तरीके से। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे जो केस आ रहे हैं वो सारे लोग ऑलरेडी हमारी फैसिलिटी में हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कल जो अहमदाबाद के एक बच्चे का केस आया, वो जिस दिन उसने ज़िले में एंटर किया, सिंगोली जैसी जगह पे, वहाँ जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने उसको तुरंत अपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में लिया। उसकी कोई सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल बच्चा नॉर्मल है, लेकिन चूँकि वो अहमदाबाद से आया था, वो दोनों लड़के हैं, बहुत यंग बच्चे हैं वो, तो उनको कोई सिम्टम नहीं, कुछ बहुत नॉर्मल बच्चे, स्क्रीनिंग हुई, कुछ नहीं निकला। लेकिन चूँकि वो अहमदाबाद से आए थे तो हमने उनको तुरंत अपनी शासकीय क्वारंटाइन में लिया। उसके बाद हमने उनका सैंपल सिर्फ एक एहतियात के तौर पे कराया। हमको नहीं वो था कि हमको लगा कि भाई चूँकि अहमदाबाद से आया है, अहमदाबाद में संक्रमण ज़्यादा है, तो हमको चेक करना चाहिए। उसमें एक बच्चा नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो पूर्णतः वो कंट्रोल में था। अगर ये होता कि हाँ भाई वो बच्चे को हमने खुला छोड़ दिया होता या वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो वो कहीं प्रशासन की चूक होती। इसके अलावा भी जो 8 केसेस आए, वो सारे लोग, जिस दिन हमको दाहोद का पहले दिन न्यूज़ मिली थी, उसी रात हमने 2 घंटे में उन सारे परिवार के लोगों को अपनी शासकीय फैसिलिटी में ले लिया था। उनके डिटेल चेकअप्स हुए और उनके सैंपल हुए। सिमिलरली जो डॉक्टर साहब की, जब वो पेशेंट इनफैक्ट हमारे यहाँ के भी नहीं थे, वो अहमदाबाद में रेफ़र हुए थे, बट जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने तुरंत उनके परिवार वालों को, हम लोगों ने उनके एरिया में क्वारंटाइन किया, चूँकि वो हॉस्पिटल था, उसको हमने वहीं कंट्रोल किया। तो सारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। मेरे लिए तकलीफ तब होगी जब वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आता है। इस कारण से मैं अगर आज की स्थिति में देखूँ, नीमच बिल्कुल स्थिर है, घबराने की कोई बात नहीं है। सारे केसेस अभी तक कंटेनमेंट जोन में आए हैं। हमको बस ये कोशिश करना है कि जो नॉन कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे अपना आवागमन कम से कम करना है, जिससे संक्रमण कम से कम फैले। अभी जो हो रहा है कि जो हमने नॉन कंटेनमेंट एरिया में जो छूट दी है, वो छूट एक सिर्फ आपकी दैनिक आवश्यक चीज़ों के लिए है। अगर आप उसको समझेंगे कि वो सिर्फ आपके लिए वो छूट है, तो आप उसके छूट का सही उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि नॉन कंटेनमेंट एरिया में हमको कोई तकलीफ़ होगी। वहाँ तकलीफ़ तभी होगी जब वहाँ पे लोग फिर से हमारी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमने जो नियम बनाया उसको पालन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ भी तकलीफ़ हो सकती है। हम बार बार मीडिया के माध्यम से खुद भी हमारे अधिकारी फील्ड में जा के लोगों को बोल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, एसोसिएशन से हमने बात करी है, उनको हम बोल रहे हैं कि आप अपने दुकानदारों को कोड ऑफ कंडक्ट बताइए, कैसे उन लोगों को समझाना है कि क्यों भीड़ लगाना है, क्योंकि बाज़ार हमारे ग्रीन जोन होने के कारण लगभग राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे खुले रहे हैं, भले वो कम टाइम के लिए खुले रहे हैं, बट खुले रहे हैं। तो हमारी स्थिति इंदौर या भोपाल जैसी नहीं है जहाँ पे बाज़ार भी बंद रहे हैं। हमारे तो हाँ काफ़ी हद तक हमने किराने की दुकान, मुझे लगता नहीं ऐसा सिर्फ एक्सेप्ट कुछ कंप्लीट लॉकडाउन 5-7 दिन का जो हुआ, उसके अलावा हमने हमेशा चालू रखी हैं। तो और इवन अन्य दुकानें कुछ हद तक चालू रही हैं। तो लोगों को ये समझना हुआ कि रियायत दी गई है, रियायत का सही फ़ायदा उठाएं और अपने सिर्फ जो ज़रूरत का सामान है वो लें, और रोज़ मार्केट में या बेवजह ना घूमें, बेवजह लोगों के संपर्क में ना आएँ, क्योंकि हम अब आज की तारीख में ये हर ज़िले की स्थिति है कि ये सारे बिना लक्षण वाले लोग आ रहे हैं।
इस कारण से, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक जिसे हम बोलते हैं, इस कारण से आप नहीं जानते हैं आप किससे मिल रहे हैं और वो सिम्टम कैरी कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप जितना अवॉइड करेंगे लोगों से मिलना, अभी अपने काम से काम करेंगे, दूरी बना के रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, हाथ धोएंगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम नॉन कंटेनर एरिया में इसको नहीं रोक सकते। अब आने वाले दिनों की यदि कलेक्टर साहब बात करते हैं तो आप अपने सामने सबसे बड़ा टास्क क्या पाते हैं? नहीं, टास्क मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि चूँकि अब हमको शहर में आर्थिक गतिविधियाँ चालू करनी है, तो कैसे इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, चाहे हमारी सब्जी मंडियाँ हो या और भी अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, कैसे इनको हमको कोरोना संक्रमण के जो प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे इनको समझाना, कैसे इनमें जागरूकता लाना और आम पब्लिक में जागरूकता लाना, क्योंकि जीवन को हमको चलाना है। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कोरोना के पेशेंट का। वो तभी होगा जब हम उसके प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे। तो हमको हमारा सबसे बड़ा टास्क जो मुझे लगता है इंडिविजुअली, कि लोगों को अभी भी समझाने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा महामारी है। अभी भी लोग, सबको लगता है कि मेरे बाहर जाने से या मेरे ना बताने से मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, हमको लोगों को समझाना है कि आप बताइए, आपको बिल्कुल बुखार हल्का सा लग रहा है, आप कृपया करके घर में ट्रीट मत करिए, आप बताइए हमको, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है कि हम आपको ट्रैक कर पाएँ और आपको हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएँ। और उसके साथ साथ ही हमको ये ज़रूर देखना है कि एक जो चैलेंज हमारे लिए है कि मार्केट्स जो हमारे हैं वो कैसे सुचारू रूप से चलें, वो ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी देखना हुआ कि उनके पास जो भीड़ लगती है उनको हम कैसे डिस्पर्स करें। लेकिन इसमें लोगों का, जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ सख्त निर्देश निकालें या प्रशासन कड़ाई करे, इससे ये लॉन्गर सोल्यूशन नहीं है। जब हमने ऐसा किया है उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। तो ये लड़ाई एक सेल्फ डिसिप्लिन की है। हमने अगर स्वतंत्रता संग्राम जीता था तो वो हमने सेल्फ डिसिप्लिन जीता था। जो गांधी जी की जो टेक्निक थी वो सेल्फ डिसिप्लिन की थी। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का ही टाइम है। तो मुझे लगता है अगर हम उन विचारों को लेकर साथ चलते हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं और आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक ख़ास बात और मैं पूछना चाहूँगा कि 48 दिन जो निकले, आप राउंड द क्लॉक, कभी कभी आपने 20 घंटे काम किया, 18 घंटे काम किया, तो ये लॉकडाउन के इन दिनों की कोई ऐसी ख़ास बात जिसने जो आपकी मेमोरी में, स्मृति में हमेशा रहेगी? कोई ऐसा घटनाक्रम आपको कोई याद आता हो जब? नहीं, डेफिनेटली जो सबसे बड़ा तो यही था जब हमको पहली बार जो दाहोद का जब हमको कनेक्शन मिला था, वो रात हमारे लिए बहुत भारी थी। बिकॉज हम लोग तैयार, मैं ये नहीं कहूँगा मेंटली कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हमने इतनी अच्छी तैयारी करी, 40 दिन हमने शहर को बचाया। तो मुझे याद है हमारी टीम थोड़ी सी मोरल में डाउन थी, मतलब उनको बड़ा दुख हुआ, मतलब कि हमने इतनी मेहनत करी और ये ऐसा हो गया, मतलब ज़िले में। मतलब हमने बिल्कुल दिन रात मेहनत की, हमने लेबर का वैक्यूएशन बहुत अच्छे से कराया। हमको हर जगह से प्रेज़ मिली इस चीज़ के लिए कि कहीं भी आप देख न्यूज़ पूरे कंट्री में आ रहे हैं, हमारे यहाँ लगभग 40,000 लेबर क्रॉस किया। हमारे पास एक शिकायत नहीं, ना मीडिया के पास ऐसी कोई शिकायत है, ना पब्लिक को शिकायत हुई कि उनको कोई तकलीफ़ हुई। आज भी हमारे यहाँ जो लोग पैदल चल के हमारी बॉर्डर पे आ रहा है, उसको बाकायदा हम लोग, चाहे वो हमारे ज़िले का हो, अन्य राज्य का हो या अन्य ज़िलों का हो, उसको हम बाकायदा खाना खिलाते हैं, स्क्रीन कराते हैं, उसको तब घर भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि तो जब वो दाहोद वाली जब घटना आई थी, जो वो रात थी हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग रात भर 5 बजे तक हम रात भर जागे, और अब तो रोज़ का रूटीन हो गया। बट वो रात, क्योंकि पहली बार वो केस आया था, तो वो हमको लगता है वो काफ़ी टाइम लगेगा उसको भुलाने में। तो हमारी टीम थोड़ी सी डरी हुई तो नहीं कहूँगा, बल्कि मोरल ज़रूर डाउन था, थोड़े दुखी थे कि हमारी इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा कुछ हो गया। लेकिन मुझे लगता है फिर हमने जब रात भर रणनीति बनाई, हम लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, और उसके बाद हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी रही। हमने जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, गवर्नमेंट को भी जब हमने रिव्यू हमारा हुआ, तो हमको कहीं उसमें हम लोग मतलब हमारी बेकार रिव्यू नहीं हुआ। हमको लोगों ने कहा कि हमारी जो व्यवस्थाएं हमने बनाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, जो मानक बनाए गए उस अनुसार हमने किया था। तो उस कारण से मुझे लगता है कि वो दिन हमारे लिए बहुत यादगार सबके लिए रहेगा, उस तरीके से कि वो एक बहुत कठिन समय की शुरुआत हुई, और कठिन का समय की मैं कहूँगा। और हमको समझ में आया कि हमको अपनी कैपेसिटी, अगर हम 120% पे काम कर रहे हैं, तो अब हमको 200% पे काम करना पड़ेगा, और हमारी सारी टीम उस पर काम कर भी रही है। नीमच ज़िले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप आने वाले वक्त को लेके? नीमच ज़िले की जनता से मेरी यही अपील है कि वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हमारे को
कोरोना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, जो इसके डिसिप्लिन हैं उसको फॉलो करना है। आप लोग अपने जितना कोशिश करें घर में रहें। आर्थिक गतिविधियां अगर हम चालू भी करते हैं या चालू हो रही हैं तो उसको उसी नॉर्म से चालू करें, लोगों की भीड़ ना लगाएं। बहुत ज़रूरी है, हर दुकानदार, हर नागरिक अगर भीड़ नहीं लगाएगा तो मुझे लगता है हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो मेरी लोगों से अपील यही है कि आर्थिक गतिविधियां हमको आगे आने वाले समय में चालू करनी होंगी। आप कृपया करके इन आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी हमने मानक तय करे हैं उसका पालन करें। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी बीमारी के लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी है, डरे नहीं इससे, आप आगे आएँ, बताएं इसको। जैसे जैसे आप लोगों को हमको बताएंगे वैसे वैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। ये समय ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे की कमी निकालें या कि इसके कारण से हो गया, उसके कारण से हो गया, बिल्कुल नहीं। ये एक महामारी, ये सबको हो रही है। ये कोई किसी का कहते हैं कि आर्थिक संपन्नता नहीं देख रही है, किसी का जाति नहीं देख रही, किसी का धर्म नहीं देख रही, सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आगे आएँ, जिसको भी बीमारी का लक्षण लगता है वो आगे आए, खुद को ट्रीट ना करे, वो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हैं उनको बताए और फिर वो उसको अपने प्रोटोकॉल के अनुसार उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो मुझे लगता है हम सबको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और फिर उसकी टेस्टिंग कर पाएंगे और ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है, और हम लोगों को विश्वास रखें, हमने 45 दिन शहर को संभाला है तो हमारी टीम सक्षम है आगे भी इस लड़ाई से लड़ने के लिए। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि लोग हम पे परस्पर एक दूसरे पे विश्वास रखें, प्रशासन से विश्वास रखें। तो मुझे लगता है हम इस जो बड़ी जंग है कोरोना के अगेंस्ट में वो लड़ पाएंगे। थैंक यू भरत साहब। थैंक यू। ये थे ज़िला कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह राजे साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने सबसे ख़ास और बड़ी बात ये कही कि जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में सेल्फ डिसिप्लिन से उस लड़ाई को जीता गया था, ठीक उसी तरह से कोरोना की इस जंग को भी जीता जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, इसको फेस करना पड़ेगा, इसकी आँखों में आँखें डाल के हम लोगों को इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। उन्होंने एक ख़ास बात और इस दौरान कही कि जिस दिन पहला केस नीमच ज़िले में मिला था वो रात जो है डराने वाली थी कि इतना कुछ करने के बावजूद नीमच ज़िले को ग्रीन जोन में नहीं रखा जा सका। उन्होंने ख़ास अपील नीमच के लोगों से की है और ये कहा है कि जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको अपने जीवन शैली का अंग बनाए और आम जीवन में उसको लेके चलें। मेरे सहयोगी दीपक खदाबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।